ठीक है, आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल, आवाज़ आ रही है? सब कुछ क्लियर है, ठीक से बन रहा है? तो आप ध्यान देते रहिएगा, आपकी ड्यूटी है, ठीक है ना? तो हाँ फ्रेंड्स, ऐसा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, खूब आराम से सुनिए, इस बैच में एकदम मज़े से समझिए। वही मैं बोल रहा हूँ, वही वीडियो है। आज मैं इस थर्ड चैप्टर को फुल एंड फाइनल ख़त्म कर दूँगा। कल पूरे पीरियड में मैं नोट्स दे दूँगा। वही नोट्स मैं बोल भी रहा हूँ, वही नोट्स रिकॉर्ड भी होगा। थोड़ा सा तेज़ मैं बोलूँगा, आप लोग एडजस्ट कर जाइएगा। और उसके बाद गॉस लॉ और फिर एक बड़ा टॉपिक आपका ख़त्म, ठीक है ना? खूब इत्मीनान से देखिए, केवल 3 पॉइंट बचा है जो आज मैं ख़त्म करूँगा, है ना? इस बीच अगर सर आते हैं, थोड़ा सा सुनिए, उनसे बोलिए, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा 10 मिनट के लिए। आज मैं इसको ख़त्म कर दूँ, है ना? खूब मज़े से देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको केवल 3 पॉइंट बचे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में केवल 3 पॉइंट बचे हैं। खूब इत्मीनान से समझिए। एक पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, 3 ही बात बताएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, लिखते चलिए रफ में, सिस्टम ऑफ, फेयर में लिखते चलिए, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस एंड मैनी चार्जेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस एंड मैनी चार्जेस। इस बात को पहले, इस पॉइंट को लिखते ही हम समझा देते हैं। 3 पॉइंट आपके बचे हैं। एक पॉइंट मैंने बोर्ड पर लिख दिया, उसको खूब बढ़िया से मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान दे दीजिए। सबसे पहले इसकी परिभाषा है, उस परिभाषा को आप लिख लीजिए। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए, कल जब नोट्स देंगे तो जो बचा हो 19-20 रहेगा वो बाद में हो जाएगा, है ना? फिलहाल ये परिभाषा लिख लीजिए। हाँ, लिख लीजिए। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी of a system of 2 charges is defined as the total amount of work done by an external agent, is defined as the total amount of work done by an external agent to assemble the charges। फिर से समझिए, 2 चार्जेस की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को परिभाषित किया गया है। कुल टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो एक एक्सटर्नल एजेंट कुल कार्य करता है उस सिस्टम को एसेंबल करने में इन्फिनिटी से। जैसे मान लीजिए अगर दोनों चार्जेस पहले इनफाइनाइट पे हैं तो उन दोनों चार्जेस को इनफाइनाइट से ला के उसका सिस्टम बनाने में जो टोटल वर्क होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, उसी को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, खूब अच्छे से इस पॉइंट को समझिए। अगर 2 चार्ज Q1 Q2 इनफाइनाइट पे रखे हैं, इसको मान लीजिए इनफाइनाइट है, यहाँ पे 2 चार्जेस Q1 Q2 रखे हैं, तो इनफाइनाइट से इन दोनों चार्जेस को ला के और R दूरी पर रखने में एक बाह्य बल, एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है समझा चुके हैं। जो फील्ड ना काम करती है उस काम को वो एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना? फील्ड के अलावा जो भी एजेंट है वो एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है ना? उसके द्वारा जो भी नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, 10 मिनट देख लीजिएगा, है ना? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस कहते हैं। बस खूब ध्यान से देखिए, अभी मैं डिराइव करके दिखाऊंगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, जहाँ R उनके बीच की दूरी है। बात समझ में आ गई? इस छोटे से पार्ट से आपके 2 तरह के सवाल आम तौर पे बोर्ड में बनते हैं। प्रश्न नंबर 1, गिवन 2 चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम ईच, और कुछ और भी वैल्यू दे सकता है, वैल्यू से कोई दिक्कत नहीं है। केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ R बराबर 1 मीटर अपार्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा।
एक तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं जो प्रायः आपके बोर्ड में आते हैं प्रायः, ठीक है ना। दूसरा इस पार्ट से जो क्वेश्चन बनता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन, यानी प्रूफ करके दिखाइए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। आज केवल सुन लीजिए, समझ लीजिए, मेरे वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए और कल मैं पॉइंट पॉइंट लिखा दूंगा, ठीक है ना। और एकदम आपका 100% आना चाहिए जैसे पहले आता रहा, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग का पुराना बैकलॉग ज़्यादा है तो उसको फिलअप नहीं करिएगा तो ये बैकलॉग हमेशा बना रहेगा, और फिलअप कर लीजिएगा तो विश्वास मानिए कोई कमज़ोर नहीं होता, कोई कमज़ोर नहीं होता। पुराना बैकलॉग आपको परेशान कर रहा है, ठीक है ना। तो इत्मीनान से आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज इतना होता है। 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे, एक तो डाटा दे देगा और बोलेगा सिस्टम का निकालिए, तो आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, पट से आंसर आ जाएगा। दूसरा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस Q1 Q2 केप्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस R अपार्ट। तो इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए, आवाज़ आ रही है? इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए आप ऐसे डिराइव करेंगे, कल मैं लिखा दूंगा कि लेट देयर बी 2 चार्जेस Q1 Q2, लेट देयर बी 2 चार्जेस। मेरी इन लैंग्वेज में अगर आप आंसर लिखेंगे, आधा नंबर भी आपका नहीं कटेगा, मैं बता रहा हूँ। और जितनी बात मैं बता रहा हूँ उसके अलावा अगर पास्ट 10 ईयर्स में हाफ मार्क्स का भी क्वेश्चन दिखा दीजिएगा ना, तो जो बोलिए मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये टेस्टेड बात है, इसको ये ऐसा नहीं कि मैं पहली बार उसको आप लोग से प्रयोग कर रहा हूँ, ये कई बार, हजारों बार मैं देख चुका हूँ, ठीक है ना। तो इतनी ही बात बस तैयार करिए। आप लिखेंगे लेट देयर बी 2 चार्जेस Q1 Q2 केप्ट एट इन्फिनिटी, ऐसे पहला लाइन लिखेंगे, कल मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो जब आप पहले चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे तो उस समय किसी और की फील्ड नहीं है, किसी और चार्ज की फील्ड नहीं है। तो जब फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। यानी पहले, ये हम कल लिखा देंगे, पहले चार्ज Q1 को ला के यहाँ रखने के लिए कोई भी वर्क एक्सटर्नल एजेंट को नहीं करना पड़ेगा। तो पहले केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, W1 0 होगा। यानी Q1 को जब हम इन्फिनिटी से लाएंगे और वहाँ रखेंगे तो एक्सटर्नल एजेंट को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 Q2 दोनों शुरुआत में इन्फिनिटी में थे। फिज़िक्स में एक बात ख़ास तौर से ध्यान देनी है कि जितनी बात दी हो उतना ही हम मानते हैं। ऐसा कोई नहीं तर्क लगाएगा कि मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज पहले से रखा होगा तो वो बाद में बताएगा। अगर कुछ नहीं बोला है, यानी कि आप बोला है 2 चार्ज इन्फिनिटी पे हैं, डेफिनेशन क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इनिशियली इन्फिनिटी पे है, जब पहले चार्ज को लाएंगे तो कोई फील्ड नहीं है, ठीक है ना, जितना दिया है उतना ही मानेंगे, ठीक है ना। तो फील्ड नहीं है तो कोई फोर्स नहीं है, कोई वर्क नहीं है, तो पहले चार्ज को लाने में एक्सटर्नल एजेंट को 0 वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब दूसरे चार्ज को लाएंगे, खूब बढ़िया से सुनिए, ठीक है ना, खूब बढ़िया सुनिए, 100% बातें समझ में आती हैं और सब बच्चों को आती हैं, आपको भी आ रही हैं, अब तक आई, आगे भी आएंगी, ठीक है ना। तो देखिए, जब दूसरे चार्ज को लेकर आएंगे तब पहले चार्ज की फील्ड बन चुकी है, पहले चार्ज की फील्ड बन चुकी है। तो पहले चार्ज की फील्ड बन चुकी है तो अब काम करना पड़ेगा, अब वर्क करना पड़ेगा, मेरी बात समझे। तो मान लीजिए R दूरी पे ला के हमने यहाँ रखा, जैसे ये मैंने आपको दिखाया, Q2 को R दूरी पे ला के रखा, विजिबल है, ये सब विजिबल हो रहा है बोर्ड। तो अब देखिए Q2 को ला के हमने यहाँ पे रखा, तो इसके द्वारा फील्ड पहले से बनी है, ठीक है। तो Q2 एक पॉइंट चार्ज है, इससे R दूरी पे पोटेंशियल, मैं आपको पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज पहले बता चुका हूँ, 1/4πε0 और Q, हाँ वेरी गुड, Q1/R ये पोटेंशियल है, इसकी वजह से R दूरी पे पोटेंशियल ये है। अब इसकी वजह से जो फील्ड है वो पहले से क्रिएटेड है, तो अब एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ेगा, वर्क कितना करना पड़ेगा, पोटेंशियल की परिभाषा होती है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यही परिभाषा है, यही परिभाषा है। दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन इज इक्वल टू VQ2, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल एजेंट को दूसरे केस में जो वर्क करना पड़ेगा वो VQ2 होगा, और वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R, तो पोटेंशियल है V, और Q2 यानी ये, यानी वही एक्सप्रेशन आ गया जो यहाँ आया था। दूसरे केस में एक्सटर्नल एजेंट को इतना वर्क करना पड़ा,
अब पहले केस में एक्सटर्नल को 0 वर्क करना पड़ा, तो टोटल वर्क कितना करना पड़ा, इतना करना पड़ा, और यही एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था कि ये आएगा। इस तरह से आप डिराइव कर देंगे। बात समझ में आई? जो जो बात मैंने मौखिक रूप से बोली है उस बात को आप चाहें तो वीडियो से धीरे धीरे पॉज करके, थोड़ा सा कंपेरेटिवली आप लोग स्लो लर्नर हैं, ठीक है ना, तो उसको धीरे से करके आप लोग अपने उसमें लिख लीजिए। मेरी बात समझ में आ गई? लिख लीजिए सारा का सारा, और ये बना लिए। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। एक बात सब लोग समझ गए? बढ़िया समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आप आइए, आप ये इधर तार आप आगे मिटा दीजिए फट से, थर्ड से आइए, जल्दी 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 आइए, जल्दी आइए। तो दूसरी चीज़ ये देखिए, उधर से ही आ जाती, अरे हे, चलिए उधर से जाइएगा। नेक्स्ट चीज़ आप ये देखिए, ध्यान दीजिए, मेरी ओर देखिए, उनको करने अपना काम करने दीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए अब आपके पास टाइम अभी है, अब आपके पास 2 पॉइंट है, हाइट कम पड़ रही इनकी। देखिए अब आपके पास 2 पॉइंट है, बात समझ में आई? अब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये आपको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिकॉज, ध्यान दिए मेरी बात को, मेरी बात पे हम गौर से सुनिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन एंड एंड ऑन पोजीशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन एंड एंड ऑन पोजीशन, ये बात आपको पढ़ना है, ठीक है। एक बार मैं पहले हल्का फुल्का रेफरेंस इसका आपको दे चुका हूँ। नेक्स्ट आपको जो आज के लेक्चर में पढ़ लीजिए तो आपका ये चैप्टर फुल एंड फाइनल खत्म। वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 2 पार्ट आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये 2 पार्ट मैं खूब बढ़िया से समझा दे रहा हूँ, देख लीजिए। 5-10 मिनट आगे पीछे होगा, थोड़ा सर को मैनेज कर लीजिएगा, और आज इसको क्लोज कर लीजिए। कल मैं आके आपको नोट्स दे दूंगा, और आप चाहें तो नोट्स इससे ही बना सकते हैं। एक बार कोशिश करिएगा, अगर इस वीडियो से नोट्स आपका अच्छे से बन जाता है, एक बार तो सुन ही लिए, तो आप ही का टाइम बचेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो बोलते जाएंगे, आप ख़त्म करेंगे, हम सवाल लगाना शुरू कर देंगे, आप ख़त्म करेंगे, हम जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। हम और हायर लेवल पे जाएंगे, पास्ट 10 ईयर्स फटाफट लगाएंगे। तो इसलिए, और अगर आप नहीं चल पाएंगे तो कल हमको नोट्स देना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ आप देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए, खूब बढ़िया से समझिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर और उसके एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरी बात आप लोग समझ गए, ठीक है, मेरी बात समझ गए। अब आप ये देखिए कि इस तरह की बात क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एट एन एक्सियल पोजीशन, ये पढ़े थे, और एंड ऑन पोजीशन, ये पढ़ चुके थे। बात वही यहाँ भी है, वहाँ पे हमें फील्ड निकालना था और यहाँ पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। एकदम कंफर्टेबल है, एकदम समझ में आ रहा है, 100% समझ के चलिए, एकदम समझ में आता है। फिज़िक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आदमी डर बना ले। ज़्यादातर जगह मैं जहाँ जाता हूँ तो फिजिक्स परेशान कर रही, फिजिक्स परेशान कर रही, फिजिक्स नहीं आ रहा है। फिजिक्स तो सबसे ईजी है, समझ गए तो सबसे ईजी है, और नहीं समझे तो सबसे ज़्यादा नचा देगी आपको, ठीक है ना। इसलिए अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए, खूब मज़े से समझिए। एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, और इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल को मैंने बताया था बाई कन्वेंशन दोनों लेंथ LL मानते हैं, टोटल लेंथ ट्वाइस L मानते हैं। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट पर वो पॉइंट इससे भी, हाँ, 0 होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा हमको। ये भी बराबर है, और कल एक बार डिस्कस हो चुका है शायद। तो अब देखिए, चलिए ये सुनिए, ये भी बराबर दूरी पे है और ये भी बराबर दूरी पे है, तो दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल सेम होगा और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, पर साइन अपोजिट होगा, नेचर अपोजिट होगा। तो नेट पोटेंशियल किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0।
इतनी बात समझ गए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये अच्छा हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस में इसका डिस्कस, लेकिन फिर भी आप रिप्रोड्यूस किया, अच्छा लगा। थोड़ा जितना मैं बता रहा हूँ उतने रिप्रोड्यूस करिए। इतनी बात के अलावा अगर मैं कुछ भी इस्तेमाल करता हूँ टेनियस लगाने में तो हमको बताइए, कि बिना बताए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मैं बार बार वही बता रहा हूँ, उसी का वीडियो दे रहा हूँ और वही इस्तेमाल करके मैं सब न्यूमेरिकल आपके बोर्ड लेवल के लगा दूंगा, और ये बोर्ड लेवल का ही बैच है, तो अब क्या चाहिए, बस उस पॉइंट को पूरा तैयार रखिए, है ना, गेटिंग। अब आप देखिए इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ये पूरा सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 या 1 ही वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, मान लीजिए ये प्लस Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, ये सेंटर है, और इस सेंटर से इस डाइपोल पे r दूरी पे किसी पॉइंट A पर या किसी पॉइंट O पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एकदम साफ है, एकदम क्लियर है कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तीनों पॉइंट आज डिस्कस हो जाएंगे। कल आप पे डिपेंड करता है कि आप नोट्स लेंगे या पास्ट टेनियस लगाएंगे। हाँ, नोट्स ले लीजिएगा, जो आपको कंफर्टेबल हो, जिससे आपका तैयार हो, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखिए इससे r दूरी पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट चार्ज की वजह से होगा और इस पॉइंट चार्ज की वजह से होगा। कोई दो राय है? इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट चार्ज की वजह से होगा और इस पॉइंट चार्ज की। कोई दो राय है? बोलो बेटा, बताओ भाई। तो अब देखिए नेट पोटेंशियल जो होगा वो होगा इसकी वजह से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L, ठीक है ना। क्योंकि ये पूरी दूरी अगर R है, अगर ये पूरी दूरी R है और ये L है, तो ये दूरी कितनी होगी, R माइनस L। और ये निगेटिव चार्ज है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगी। और उसी तरीके से इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, अगर ये डिस्टेंस R है और ये L है, तो इससे इसकी दूरी R प्लस L हो जाएगी। कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। अरे पोटेंशियल क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्केलर एडिशन कर दे रहे हैं, सिर्फ ऐड कर दे रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही निकाले थे, लेकिन उसका फॉर्मूला डिफरेंट था और वो वेक्टर क्वांटिटी थी तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर दिए थे। इतना ही डिफरेंस है। देखिए कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ना है कि ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है, ये मैथ है, ये फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी है, ये फिजिक्स में मैग्नेटिज्म है। इस तरह से पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत ही बर्डन लेता है। हटाइए उसको, निकालिए, मास्क निकालिए। अच्छा ठीक है, तो एक्सप्रेशन चेहरे का देखना चाहता हूँ मैं सबका, दिखता रहना चाहिए। उसे पता लगता है ना कि कितना आदमी अलर्ट है, विजिलेंट है, कितना उसका दिमाग में क्या चल रहा है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि ये हो गया आपका। तो इस तरह से कभी नहीं पढ़ना है आपको। हमेशा जो चीज़ें पढ़ना है वो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़े तो मैग्नेटिज्म की बहुत सी बात इलेक्ट्रिसिटी से है, बहुत सी बात फील्ड हम पढ़ाएंगे तो ये थोड़ा फील्ड इतना बताएंगे। इसमें समझा दिया कि फील्ड मतलब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो वहाँ भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना। ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ाएंगे तो वो भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, बात नहीं ना बदलेगी। वहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, इंटेंसिटी का मूलभूत कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, बोलिए। वहाँ मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हाँ, तो बहुत सी, अगर इसको अच्छे से समझ गए तो 70% मैग्नेटिज्म आप समझ जाएंगे। आप देखिएगा बहुत अच्छे से आप समझेंगे, ठीक है ना। उसी वैसा ही जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो अगर ट्रांसलेशन मोशन समझ गए तो रोटेशन समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब आप देखिए इसको जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो V हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस L। मोबाइल मेरा ही बज रहा है क्या? इसको थोड़ा सा साइलेंट पे लगा दीजिए, साइलेंट लगाइए। तो देखिए V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 1/R माइनस L। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, साइलेंट पे लगाइएगा, स्विच ऑफ मत करिएगा। ये फ़ोन आए तो पता लग गया है किसका है।
हाँ ठीक है, पता लगे बस। 1/4πε0 Q बाई आर माइनस एल, और ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई हाँ आर प्लस एल। ये एक मिनट रुकिए, ये आपका माइनस था और ये कितना था आर प्लस एल। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ क्यू कॉमन लेनी है। हाँ ठीक है, क्यू यहाँ आ जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। वो देखिए अब ये हो गया Q/4πε0, इधर देखिए ध्यान दीजिए, Q/4πε0, ये इसको बस ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा r² माइनस एल स्क्वायर, r² माइनस एल स्क्वायर हो गया। और इससे करेंगे तो ये हो गया r प्लस एल, और ऊपर आया माइनस आर माइनस एल, ऊपर गया माइनस आर माइनस एल, और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस आर माइनस एल, प्लस आर माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, बोलो भाई। अच्छा अब इसको हम थोड़ा यहाँ लिख रहे हैं, पोटेंशियल बराबर क्या होगा Q/4πε0, पोटेंशियल बराबर Q/4πε0 माइनस ट्वाइस एल अपॉन r² माइनस एल स्क्वायर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब Q इंटू ट्वाइस एल क्या होता है? बहुत सही, इतना ही बताओ, जो हम ज़्यादा नहीं चाहिए, जितना मैं बताऊँ उतना अगर बता दो तो एक भी सवाल मुश्किल और नहीं लगेगा। लेकिन जो हम बताएं वो तो बताओ ना, वीडियो में भी है, कई बार देखिए, है ना। और 2 टॉपिक तक इतनी मेहनत करिए, तीसरे टॉपिक से आप इतने ऐसे नहीं रहेंगे। कोई भी कमज़ोर नहीं होता यार, पहले से नहीं पढ़ो तो कमज़ोर और क्या बात है, तो कमी थोड़ा कुछ है। तो अब आप देखिए Q/4πε0 माइनस ट्वाइस एल अपॉन दिस, अब Q इंटू ट्वाइस एल क्या होगा P, तो माइनस P अपॉन 4πε0, यहाँ हो जाएगा r² माइनस एल स्क्वायर, हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक की बात। अब देखो अगर L बहुत छोटा है, अगर L बहुत छोटा है R से, वैसे यही एक्सप्रेशन तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यही एक्सप्रेशन आंसर हो जाएगा, लेकिन L बहुत छोटा है अगर R से, यानी कि डाइपोल लेंथ से बहुत ज़्यादा वो दूरी है जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो r² की जगह l² को ओमिट कर दो, बात खत्म। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल माइनस 1/4πε0 P/r², ये बात हो जाएगी। यहाँ तक कोई दो रहा है? कोई दो रहा है कहीं से? बोलो भाई। हाँ अब आप नेक्स्ट चीज़ देखिए, इस पार्ट से कितने तरह के बोर्ड में क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं बोर्ड में पॉसिबल क्वेश्चंस तो मैं तुरंत डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा 19-20 कुछ आएगा तो बाद में पास्ट टेंडियस करते समय देख लिया जाएगा, ठीक है। नॉर्मली 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि गिवन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद वन ऑफ द चार्जेस एज दिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस एज दिस, तो उससे इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट निकल जाएगा। फिर कहेगा फाइंड द इंटेंसिटी, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम व्हेन बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम एट एन एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस दिया रहेगा r बराबर 1 मीटर 2 मीटर जो भी दिया हो, फ्रॉम इट्स सेंटर नियरर टू द पॉजिटिव चार्ज या नियरर टू द नेगेटिव चार्ज, तो जो भी हो आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, फट से आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए, आ जाएगा ना, एकदम कंफर्टेबली आ जाएगा। दूसरा तरह का पार्ट आपका बन सकता है डिराइव एन एक्सप्रेशन। बोर्ड में डेरिवेशन बहुत आता है, उसका डेरिवेशन तो मतलब जो आता है उसको आप छोड़ भी दीजिए, तो अंत में डेरिवेशन देखिए तो भी काम चलेगा, लेकिन देखिए चलिए एक ही बार में सब कर लीजिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल एट अ पॉइंट which is at a distance r apart, r far from its center along its axis। तो ये एक्सप्रेशन डिराइव करके आप दिखा दीजिएगा, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ये 2 तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है ना। इस तरह 2 तरह के क्वेश्चन नॉर्मली आपके बनेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब नेक्स्ट चीज़ आप देखिए, चलिए कोई एक जनी मिटाइए, फट से आइए, फट से आइए, जल्दी जल्दी। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, सुनिए, अब आप लोग फोकस करिए, वो जब आएंगे तो उनको हम समझा देंगे, आप लोग बाकी बात फोकस करिए। देखिए ऐसा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस में बता चुका हूँ, बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, लेकिन 2 चार्जेस के अलावा, समझ में आ रहा है, 2 चार्जेस के अलावा भी आपका आता है, फोन बंद करिए, 2 चार्जेस के अलावा भी आपका जो है आता है, ठीक है ना। मान लिया मल्टीपल चार्ज सिस्टम दे दिया, देखिए इधर देखिए, मान लिया मल्टीपल चार्ज सिस्टम दे दिया, कई चार्जेस हैं, उस केस में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 2 चार्ज के केस में तो निकाल लेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो, निकल जाएगा, बात समझ में आ गई। 1/4πε0 Q1 Q2/r, उसमें कोई डिस्टेंस नहीं हो, निकल जाएगा।
ठीक है, कोई बात नहीं, वो निकल जाएगा उसमें, वो तो कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। लेकिन ऐसा भी होता है कि कई चार्ज दे देगा, 5-7 चार्ज दे दिया और कहेगा इस सिस्टम का निकालिए, तो उस केस में कैसा करेंगे? उस केस में आप ऐसे करेंगे कि हर पेयर का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को आप निकाल के सम कर देंगे। जितने भी पेयर्स बनते हो उनकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को निकाल कर टोटल सम कर देंगे, तो सिस्टम की हो जाएगी। और कोई भी पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे खूब गौर से देखिए, मान लीजिए हम ये वो और वो इतने चार्जेस हैं सिस्टम में। मान लीजिए ये इतने चार्ज सिस्टम में हैं, बैठो शांति से। मान लीजिए कि इतने चार्जेस हैं सिस्टम में, हम ये इतने चार्जेस सिस्टम में हैं। इस सिस्टम का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। मान लीजिए 2 चार्जेस का तो बता चुके हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/R, वो तो फट से निकल जाएगा। लेकिन मान लीजिए 2 से ज़्यादा चार्ज सिस्टम में होता है ना, एक दुनिया नहीं ना होता है, हाँ, तो नहीं सुपर पोजिशन यहाँ नहीं लगेगा, और दूसरी, हाँ, यहाँ पे आप क्या करेंगे, हर 2 चार्ज का निकाल लेंगे और कोई चार्ज रिपीट नहीं होना चाहिए और टोटल ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम इतने चार्ज हैं, तो हमारा इनका निकाल लिया, हमारा उनका निकाल लिया, हमारा आपका निकाल लिया, हमारा आपका निकाल लिया, हमारा आपका निकाल लिया, हमारा आपका हो गया। अब हमको हटा दिया, हाँ सुनिए, हाँ सबको ऐड कर देंगे, फिर इनका कर देंगे। कोई पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा उनका निकाला और फिर उनका और मेरा निकाल दिया, हमारा उनका या और उनका और मेरा एक ही है। तो हर डिस्टिंक्ट पेयर का आप निकाल लेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। बात समझे? हर यूनिक पेयर का, सारे कोई पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए, हर यूनिक पेयर का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और उसको ऐड कर देंगे, वही आपका टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस हो जाएगा। 2 चार्जेस का समझ में आ गया। और सिस्टम का मैं एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए कि देयर इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है विद वन ऑफ द साइड एज ए। देयर इज अ स्क्वायर, खूब ध्यान से देखिए, विद वन ऑफ द साइड एज ए। तो स्क्वायर है तो एक साइड है तो बाकी साइड भी यही होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए कह देगा यहाँ पे Q चार्ज रखा है, यहाँ पे 2Q रखा है, यहाँ -Q रखा है और यहाँ Q/2 रखा है, 4 चार्जेस रखे हैं। फिर कहे कि इस सिस्टम का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस सिस्टम का। अभी तक तो 2 चार्जेस का आपको बताया, तो 2 चार्जेस का तो फॉर्मूला पुट करेंगे, फट निकल जाएगा। लेकिन अगर इस सिस्टम का पूछ ले तो क्या करेंगे, तो हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। पहले ये और ये चार्ज लेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 Q 2Q/A, ए डिस्टेंस है, ठीक। अब इस चार्ज का इस चार्ज का हो गया, अब इस चार्ज का इस चार्ज से लेंगे तो होगा 1/4πε0 Q × Q/2 बाई ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या होगा, अगर स्क्वायर में ये a है और ये है तो ये a√2 होगा, a√2 पुट कर देंगे प्लस, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया। अब इसका इससे कर देंगे तो हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, -1/4πε0 QQ/A। ये अब इस चार्ज का तीनों से हो गया, इस चार्ज का तीनों से हो गया। अब ये चार्ज ले लेंगे, इसका इससे तो हो चुका है, इसको रिपीट नहीं करेंगे, इसका इससे ले लेंगे, इसका इससे ले लेंगे, अब इसको हटा देंगे। अब ये आया, कोई भी पेयर रिपीट नहीं करना है, जो इसका इससे है वही इसका इससे है। अब ये ले लिया तो इससे बस एक पेयर बचा, ये बाकी सबसे तो हो चुका है और इसका सबसे हो ही जाएगा। सबको ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चीज़ें एकदम साफ होनी चाहिए, कुछ भी नहीं आता है। बोर्ड का मतलब है बातें पता होनी चाहिए, बस। बोर्ड का सीधा सा मतलब है कि आपको पता होना चाहिए ये क्या है, उतने से ही आप लगा लेंगे। अगर आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत घबराहट में नहीं है, सिर्फ साफ तरीके से आपको बातें पता होना चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज डिस्टेंस r अपार्ट फ्रॉम इट सेंटर क्या है। सीधी सीधी बात पता होनी चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन dV/dr और E क्या है, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टी पूछेगा तो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज इलेक्ट्रिकल डाइपोल ब्रॉड साइड ऑन एंड ऑन। क्लियरली आपको बात पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस क्या है, सिर्फ पता हो तो आप सवाल लगा लेंगे। यही बोर्ड है,
और नीट में थोड़ा सा, मेडिकल में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, वैसे ही फर्क है। वो कुछ सवाल लगाएंगे तभी वो स्पीड आ पाएंगे, ठीक है ना। बोर्ड का मतलब यही, ठीक है ना। अच्छा, अब आप नेक्स्ट लास्ट बात देखिए और आज का ये टॉपिक क्लोज, ठीक है ना। और कल डिसाइड करके आप लोग बात करके आइएगा, नोट्स ही कह रहे हैं तो नोट्स ही ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये लास्ट बात इस बात की देख लीजिए और इस खेल को ख़त्म करिए। अब लास्ट बात देख लीजिए इस चैप्टर की, इधर देखिए, आपका देखिए 3 चैप्टर ख़त्म हो गया, समझ रहे हैं ना। हाँ, और 45 ही मिनट की मेरी क्लास है, कितना गैप हुआ, और 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ, और आप लोग बहुत स्लो लर्नर्स भी हैं, तो भी इतनी बात हो गई। बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? तो अब नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इधर देखिए, गौर से देखिए, इधर से आपको लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, गौर से देखो बेटा, इधर देखिए, एक लास्ट बात है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब होता है बेटा, कि जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाँ सेम रहे, बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में बता चुके हैं भाई। वो बात यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात नहीं ना बदलेगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके हर पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब देखो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इस प्रकार से रखा है कि डाइपोल एक्सिस फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है, तो इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। फिर से सुनो, अंतिम पॉइंट पढ़ने जा रहा हो। सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहा हो ये समझ जाओ। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो। मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ कि ऐसी फील्ड को इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से कि डाइपोल एक्सिस का डायरेक्शन कहाँ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव, बिल्कुल सर, वेरी गुड बेटा। इतना बताओ, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, जो मैं बताऊं वो बताओ। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे तो हमको कोई मतलब कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो हम बता रहे हैं चिल्ला के वो बात मुझे बता दो बस, और मैं उसी के इस्तेमाल से सवाल लगा दूंगा, ठीक है ना। अब देखो, ये डाइपोल एक्सिस का डायरेक्शन ये हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों, ये डाइपोल रखा हुआ है और ये डाइपोल एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है। तो मैंने ऐसा ही केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आप लोग को पढ़ाया था, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो आया था P क्रॉस E या P sin थीटा आया था। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा -P cos थीटा, -P cos थीटा। इसको नोट कर दो, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज -P cos थीटा, ठीक है ना। अब इसमें किस तरह के प्रश्न बनते हैं, पहले ये समझ जाओ किस तरह के प्रश्न बनते हैं। इसमें 2 तरह के प्रश्न प्रायः आपके बोर्ड में बनते हैं। प्रश्न नंबर 1, गिवन एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल विद द डाइपोल मोमेंट एज दिस, ठीक है ना। अगर डाइपोल मोमेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, अगर डाइपोल मोमेंट नहीं दिया हुआ है तो आपको चार्ज और डिस्टेंस दे देगा, तो आप डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे। फिर कहेगा केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 5 न्यूटन पर कूलम या 10 न्यूटन पर कूलम, या जो भी दिया उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। डाटा से क्या मतलब है ना। आपको केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इंटेंसिटी दिस, ठीक है ना, सच दैट द डाइपोल एक्सिस मेक्स एन एंगल थीटा बराबर 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये दे देगा। फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ डाइपोल, ठीक है ना। फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, ये पूछ लेगा, ऑफ द सिस्टम पूछेगा, तो आप सीधे फॉर्मूले में पुट करिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। एक तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, एक तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। फिर दूसरा इस तरह का प्रश्न आ सकता है, आता है कभी कभी, शो दैट
द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल kept in a uniform electric field of intensity E at an angle theta with the direction of field is minus P cos theta. Show that. इसको प्रूफ करके दिखाइए। तो प्रूफ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और ये प्रूफ दिखाते ही आपके 3 चैप्टर फुल एंड फाइनल 100% ख़त्म। कोई पार्ट मैंने नहीं छोड़ा है, दोहरा के बोला है। और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म होगा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप देखिएगा, क्योंकि अब आपको बातें समझ में आ रही हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ऐसे तो आपका दिमाग चलने लगा ना, दिमाग चलने लगा। और क्वेश्चंस में क्या कैसे बात दिया होता है उसको समझना, और यही सब बात तो आगे भी है, आगे भी आपको यही करना है, क्वेश्चंस को समझना, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, फॉर्मूले को अप्लाई करना, वो चीज़ आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ इसको डिराइव कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बात जानिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वही होगी जितना वर्क किया जाएगा, जितना वर्क फील्ड करेगी डाइपोल पे, वही उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो वर्क करेगी वही ना एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको 11th में पढ़ाया भी आता है। तो हमको बस वर्क निकाल लेना है कि कितना वर्क फील्ड कर रही है। तो इस केस में ट्रांसलेशन मोशन का केस है नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो डाइपोल का मूव करेगा नहीं, इसके ऊपर केवल टॉर्क लगेगा। तो ये कौन सा मोशन करेगा, ये रोटेशनल मोशन करेगा, ये रोटेशनल मोशन करेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वर्क निकालना है तो सबसे पहले आप ये देखिए, इस केस में आपको ये रोटेशनल मोशन का केस है, तो वर्क होगा टाउ इंटू थीटा, मतलब टॉर्क जो लगेगा इंटू एंगल रोटेटेड, ये वर्क होगा। लेकिन ये तब होगा जब टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इस केस में टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, इस केस में टॉर्क वेरिएबल है, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो पी साइन थीटा है, और जैसे जैसे वो डाइपोल रोटेट करेगा साइन थीटा वेरी करेगा, साइन थीटा वेरी कर जाएगा। तो इसलिए टॉर्क वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल टॉर्क का केस है। तो वेरिएबल टॉर्क का केस है तो वर्क वैसे ही निकालेंगे जैसे वेरिएबल फोर्स के केस में हम वर्क निकालते हैं, इंटीग्रेट करके निकालेंगे, रिवर्स में इंटीग्रेट करेंगे। तो अब अगर मान लीजिए इस डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट कराते हैं डी थीटा एंगल पे, मान लीजिए इस डाइपोल को डी थीटा एंगल पे थोड़ा सा रोटेट कराते हैं, तो अगर थोड़ा सा रोटेट कराते हैं तो स्मॉल रोटेशन के लिए हम टॉर्क को नियरली कांस्टेंट मान सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रोटेट कराएंगे तब तो नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा रोटेट कराएंगे तो स्मॉल रोटेशन के लिए टॉर्क को नियरली कांस्टेंट मान सकते हैं। तो मान लिया थीटा एंगल पे रखा है तो टॉर्क कितना लगेगा, पी साइन थीटा, पहले बता चुके हैं। अब इसको यहाँ से थीटा एंगल पे किए, यहाँ वेयर थीटा एंगल पे रोटेट किए, फील्ड ने रोटेट किया, व्यर्थ बस 2 मिनट और लगेगा फिर खत्म है, ठीक है ना। अभी वो आए भी नहीं, आई नहीं तो हाँ तो ठीक है, इतना हम खत्म कर दे रहे हैं। तो अब देखिए इधर देखिए पी साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब आप देखिए पी साइन थीटा है, तो अब मान लीजिए इसको थीटा एंगल पे थोड़ा सा रोटेट कर दिया, बहुत जरा सा रोटेट किया, तो उस केस में टॉर्क को हम कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल। तो आपका वर्क हो जाएगा पी साइन थीटा डी थीटा, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हो जाएगा। जो थोड़ा सा वर्क होगा वो पी साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा ना। अब इसी वर्क डन को जब इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे थीटा बराबर 90 से थीटा बराबर थीटा तक, तो आपका वो वर्क आ जाएगा। इसी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकला, अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू मतलब कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना। पी और ई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई भी कांस्टेंट है और पी भी कांस्टेंट है, डाइपोल फिक्स है, तो ये तो पी बाहर आ गया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट पुट कर देंगे थीटा बराबर 90 डिग्री से थीटा बराबर थीटा पर। जैसे मान लो थीटा पे रखा हुआ है तब निकालना है, थीटा पे रखा हुआ है तब निकालना है, तो थीटा बराबर 90 से थीटा बराबर थीटा लाने में जो वर्क किया गया। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक रिलेटिव टर्म होता है, कोई ना कोई एक रेफरेंस फ्रेम मानना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इस समय मैं पूछूं कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड करेगा किस पे, रेफरेंस फ्रेम पर। रेफरेंस फ्रेम क्या है,
अगर रेफरेंस फ्रेम हम उसको पॉजिटिव एनर्जी, उसको पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेवल माने तो इस समय मेरी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, ठीक है। अगर मैं अपनी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो नॉर्मली एक इंसान के धूड़ी पे मानी जाती है यहाँ पे, इसको मैं अगर जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानूँ तो इस समय मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। लेकिन अगर मैं अर्थ को जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानूँ तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी इसी समय mgh है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है कि आप किसको जीरो मानते हैं। एक मिनट रुक जाइए, हैं ठीक है, बस अभी 2 मिनट और, तो देखिए अब देखते हैं, तो बस 2 मिनट है, ख़त्म है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या मानते हैं, रेफरेंस क्या मानते हैं? तो मेरी बात में मैंने इसे जो हमने पोटेंशियल बताया 1.4 की वजह से, इधर देखिए मेरी ओर देखिए, डिस्टर्ब ना होइए, 1/4πε0 क्यू बाई आर 1.4 की वजह से आर दूरी पे। लेकिन ये कब है? जब पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हम जीरो मान लें तब। मेरी बात समझ में आई? मेरी पोटेंशियल एनर्जी इस समय जीरो कब है? जब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान लें तब। उसको जीरो माने तो निगेटिव है, इसको जीरो मान लें तो पॉजिटिव। ये मैं कहना चाहता हूँ। उसी तरह से अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी को थीटा बराबर 90 पर जीरो मान लें तब, अगर हम जीरो मान लें तो थीटा एंगल पे उस इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगा -p cos थीटा, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी ये बात हो जाएगी। 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तो डिराइव एन एक्सप्रेशन जो आपने डिराइव कर दिया, और दूसरा वैल्यू दे देगा, पुट करिए, आंसर निकालिए, ठीक है ना। तो आज का 3 चैप्टर फुल एंड फाइनल फिनिश। कट कर दिए वीडियो, कट कर दिए।